नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, तब गुजरात के नए बने कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल के साथ दिव्य भारत न्यूज ने बात की। 2024 में क्या रणनीति रहेगी, आइए देखते हैं उन्होंने क्या बात की। नमस्कार दर्शक मित्रों, दिव्य भारत न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ शक्ति सिंह जी गोहिल आए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष अभी अभी चुने गए हैं और उनका गुजरात बार तो काफ़ी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहा है। शायद इसी वजह से हाई कमान ने आज उनको ये जिम्मेदारी दी है। शक्ति सिंह जी हमारे साथ हैं, आइए हम मिलते हैं और लोकसभा के चुनाव के बारे में भी जानेंगे और भारतीय राजकारण में आजकल क्या हो रहा है, राजनीति के अंदर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, दिव्य भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. सर, आप ये बताइए, चुनाव आ रहा है, अभी आप अध्यक्ष बने हैं, बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, खास करके गुजरात में? ज़रूर आएगा। लोगों का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन है, तो ज़रूर उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि लोग काफ़ी समस्याओं से घिरे हुए हैं। हमें कोई किसी से सत्ता हत्या लेना ही हमारा आखिरी गोल नहीं है। एक सेवा की साधना का यज्ञ करना है, गुजरातियों के हित के लिए करना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे बदलाव होगा, लोगों का प्यार, समर्थन और आशीर्वाद रहेगा और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। सर, हम हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, अभी हम गुजरात की बात करेंगे। गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा की। पिछले बार तो क्या हुआ था आप जानते हैं। इस बार क्या लगता है, कुछ बदलाव आएगा? देखो, चुनावी राजनीति में जनता ही सबसे बड़ी होती है। जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में वो तय करते हैं, किसी का अहंकार नहीं चलता है। इस देश की जनता ने बार बार परिवर्तन किया है, बड़े बड़े अच्छी हस्तियों को शासन पे भी बिठाया है, वहाँ से हटाया भी है, ठीक लगा फिर उनको भी बिठाया है। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एक मुहिम चली और देश में उनके खिलाफ ऐसी हवा बनाई गई कि लोगों ने सिर्फ ना कांग्रेस पार्टी को पर इंदिरा गांधी जी को भी हरा दिया। इसी देश की जनता को थोड़े ही वक्त में लगा नहीं, इस देश के लिए इंदिरा जी की ज़रूरत है। जनता ने फिर से वोट दिया और जब तक सांसें रही वो देश की प्रधानमंत्री रही। तो ये लोकतंत्र में जनता न्याय करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस भाजपा को एक बड़ी उम्मीद के साथ गुजरातियों ने वोट किया था, वो उम्मीदों पे भाजपा खरी नहीं उतरी है। वादे तो बड़े बड़े किए थे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, क्या मिली नौकरियां? जिसकी थी उसकी भी कम हो गई। किसान की आय दुगनी कर देंगे, हुई क्या दुगनी? खर्चा दुगना हो गया। लोगों को कहता है बहुत हुई महंगाई की मार, अब भाजपा सरकार आई। भाजपा सरकार, महंगाई कम नहीं हुई। इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी गैस, रसोई गैस सस्ती हो जाने के बावजूद 410 का गैस का सिलेंडर 1100 से पार हो गया। पेट्रोल और डीजल 100 का आंकड़ा छूने लगा। तो हर जगह पे पेपर लीक होता है, भ्रष्टाचार इतना होता है। ब्रिज बनता है, इनॉग्रेशन होने से पहले, खुला रखने से पहले वो ब्रिज गिर जाता है। कैसे ये हो रहा है? ये भ्रष्टाचार है। तो मुद्दे हैं। हम एक हमारा पॉजिटिव एजेंडा लेके जाएंगे और जो 26 सीटें हैं उन सभी पे लड़ेंगे। लोगों का प्यार, समर्थन और आशीर्वाद होगा, अच्छे नतीजे भी आएंगे। अभी बिहार में आपने देखा कि सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई। अब दिक्कत यहाँ है कि जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने अध्यादेश को लेकर नाराज़ हो गए कि कांग्रेस ने हमें सपोर्ट नहीं किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उसी वक्त हमने कहा था कि मुद्दा देश के हित का है और एजेंडा पहले से तय था कि एक आइडियोलॉजिकल देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को साथ आना है। एजेंडा वही था। वहाँ अगर हर राज्य के छोटे मोटे इश्यूज़ को लेके आप वहाँ पे बात करने लगोगे तो जो मेन गोल है उससे ध्यान भटक जाता है। इसलिए सभी हम चाहते थे कि ये अभी इस मुद्दे को छोड़ो, बड़े मुद्दे को, देश के हित की बात करो। फिर भी उन्होंने अपनी जिद रखी, तो ये ठीक नहीं था। सब ने कहा है इस बात को। सर, कर्नाटक में अभी अपने करिश्मा दिखाया कांग्रेस ने, ठीक है, तो भाजपा क्या कहती है कि भी ये जो कर्नाटक में जीत मिली है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से नहीं मिली है। दूसरा, जब उन्हें मीडिया द्वारा पूछा गया कि भी ये कैसे, तो वो उन लोगों ने बोला कि हमने सर्वे करवाया
मीडिया थ्रू, हमारे आदमियों के थ्रू, कि राहुल गांधी की कर्नाटक की जीत में 0.1% है। आप कैसे देखते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा ये मानती है कि कर्नाटका में बहुत भ्रष्टाचार किया था इसलिए वो हार गए। असल में सामने आंकड़े हैं, राहुल गांधी जी जिन जिलों में से पसार हुए वहाँ हमारी सीटें नहीं थी। सबसे बेहतरीन रिजल्ट वहाँ से आया जहाँ से राहुल गांधी जी गुजरे थे। ये कोई फर्जी आंकड़ा नहीं है, ये तो आप देख लोगे तो आपको राहुल गांधी जी की यात्रा का रूट देख लो और वहाँ के नतीजे देख लो, साफ है फिर भी। और हारने के बाद भी वो कहते हैं कि गिरने के बाद भी टांग ऊपर रखने वाली बात है। स्वीकार करो, भ्रष्टाचार था, बहुत समस्याएं थी, लोगों ने अपने रियल इश्यू से जनता ने ध्यान नहीं हटाया। इन्होंने तो हिंदू मुसलमान करने पे कोई कसर नहीं छोड़ी, हर बूथ पे जाके हनुमान चालीसे की नौटंकी की। पर कर्नाटका की जनता ने कहा कि हनुमान जी हमारे दिल में है। हनुमान जी को वोट की राजनीति के लिए भाजपा यूज़ करके, हमें गुमराह करके, हिंदू मुसलमान करके वोट ले ये हमें मंजूर नहीं है। भाजपा भ्रष्टाचार करती है, हमारी समस्याओं के लिए कोई उसके पास जवाब नहीं है, तो इसलिए भाजपा को हटाना है। हम हिंदू हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वोट की राजनीति में बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे। नहीं आई वहाँ की जनता बहकावे में, और वहाँ के लोगों ने कहा कि बजरंग बली और अली दोनों कांग्रेस के साथ रहे और जीते हम वहाँ से। तो ये सच्चाई है, उसको स्वीकार करना चाहिए। सर, हाईकमान आपके ऊपर खुश है, ऐसी जनता कहती है। हमारे सर्वे में भी हम जहाँ घूमते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये समझिए कि भी जगदीश भाई ठाकुर से हाईकमान नाराज़ था, क्योंकि विधानसभा में आपने देखा क्या हाल हुआ, इसी वजह से ये सब बदलाव आया है। देखिए, बदलाव एक परमानेंट है, ऐसा कहा जाता है, अंग्रेजी में एक कहावत है, चेंज इज़ द ओनली परमानेंट फिनोमिना। माने कोई चीज़ कभी भी पूरे वक्त नहीं है, एक ही चीज़ कायमी है, हर वक्त रहती है, और वो क्या है कि बदलाव। बदलाव एक ही कायमी रहता है। मैं बिहार का प्रभारी था, मेरे बाद कोई और आया। मैं हरियाणा का प्रभारी था, मैं दिल्ली का प्रभारी था, पार्टी ने डिसाइड किया आज कोई वहाँ और प्रभारी है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मेरे बाद कोई और आए। तो बदलाव होता ही रहता है, और बदलाव एक परमानेंट फिनोमिना है। आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, क्या ज़िंदगी भर यहाँ का अध्यक्ष रहूँगा? एक वक्त आएगा पार्टी मेरी जगह पे किसी और को काम सौंपेंगे। आज पार्टी को लगा कि इसे भेजना है। मैं एक पार्टी का डिसिप्लिन सोल्जर हूँ, और हमारा रोल सेनापति तय करते हैं, हमारा हाई कमांड तय करते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में जाके लोगों के बीच काम करना है। मैं धन्यवाद करता हूँ गुजरात के लोगों का, जो प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया। मेरे कार्यकर्ता, नेता और ऐसे गुजराती जिसे राजनीति में नहीं है, उनका भी समर्थन मिला। गांधी आश्रम से कांग्रेस ऑफिस 5.5 किलोमीटर धूप थी, बहुत ही बारिश की वजह से लोगों को लग रहा था कि कितना सफोकेशन हो रहा है, पर लोग चले, हजारों की तादाद में। गुजरात के हर कोने से हर जाति का आदमी साथ आया। ये प्यार गुजरातियों ने मुझे दिया है, और मैं उन्हीं के विश्वास पे ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। और ये लड़ाई किसी को डिमोरलाइज करने के लिए नहीं है, ये लड़ाई हमारी है, गुजरात की अस्मिता का पुनर्स्थापन करना है। आज गुजरात में मेरा युवा साथी मेहनत करता है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगा, पेपर लीक होता है, और पेपर लीक करने वाला का रूट देखो तो कहीं ना कहीं भाजपा में जाके निकलता है। आज 2 दिन पहले ही एक IAS अफसर लिखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन, सड़ा हुआ एजुकेशन हम दे रहे हैं। तो क्या मेरे गुजराती का ये अधिकार नहीं कि उसे अच्छी शिक्षा मिले? भ्रष्टाचार कितना है, लॉ एंड ऑर्डर जिसे कहते हैं, मेरे गुजरात में हम सब ये कहते थे कि हमारा गुजरात महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि का गुजरात इतनी सलामती है कि रात को 3 बजे दांडिया करके अकेली लड़की साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे घर जाती थी, उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज दिन दहाड़े जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, महिलाओं के मोबाइल छीने जाते हैं, चेन छीने जाते हैं, खुना मरखी होती है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? तो समस्याएं हैं, ये हकीकत है, और गुजरातियों के लिए हम तो काम करना चाहते हैं। एक गुजरात की सेवा का ये यज्ञ है। मैं तो आपके
दिव्य भारत के माध्यम से गिरीश भाई ये भी कहूँगा कि आपके दर्शक मित्रों को भी आइए, साथ समर्थन दीजिए और हम मिलके जो असली हमारा गुजरात था, जहाँ जिसके पास बहुत है और जिनके पास कम है, उनका फासला कम करने के लिए सरकार काम करती थी, वो काम हम भी करें। सर एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी यूसीसी को लेकर क्या सोचती है? सपोर्ट मिलेगा भाजपा को या क्या कुछ और सोचती है? देखिए 9 साल हो गए, 9.5 साल होने आ रहे हैं। अगर यूसीसी करना था तो अब 6 महीने बाकी रहे, तब क्यों सोच रहे हैं? आप 2014 में शासन में आए थे, 9.5 साल हो गए, क्यों नहीं किया आपने? इसी भाजपा सरकार ने जो लॉ कमीशन बिठाया, उस लॉ कमीशन ने कहा कि इस देश में यूसीसी नहीं हो सकता है। अब चुनाव नज़दीक आया है तो ये बहस छोड़ते हैं, क्या यूसीसी जो है वो सिर्फ मुसलमानों को असर करेगा? नहीं, जो मेरे आदिवासी भाई हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस है, संविधान ने दी है। आप यूसीसी करोगे तो उन आदिवासियों को अन्याय होगा, कौन इसे बचाएगा? जैन मज़हब में संथारा कहते, माने अन्न पानी छोड़ देते और तय करते कि अब मुझे मोक्ष चाहिए, मृत्यु चाहिए। उस संथारा को आप सुसाइड में नहीं गिन सकते हो, माने अगर मैं आत्महत्या करूंगा तो गुनाह बनता है, पर जैन समाज की संस्कारिता को लेके उसको स्पेशल प्रोविज़न दिया है कि वो संथारा करेंगे, उसे यूसीसी नहीं लगेगा। अब आप जब उस यूनिफाइड सिविल कोड की बात करोगे तो मेरे उस जैन समाज के लिए जो प्रोविज़न है उसका क्या होगा? तो इस देश में लॉ कमीशन ने कहा है, जो भाजपा ने बनाया था, कि नहीं हो सकता है, पर ये चुनाव नज़दीक आया है तो असली मुद्दा है, महंगाई है, रोजगारी है नहीं, भ्रष्टाचार है। जो प्रॉमिस दिए थे कि बाहर से काला धन आएगा, यूं ही 15-15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, पता नहीं गिरीश भाई आपके अकाउंट में आया कि नहीं, देशवासी के अकाउंट में तो आया नहीं कहीं। तो ये रियल इश्यू, जो सच्ची समस्या से ध्यान भटकाने के लिए यूनिफाइड सिविल कोड की बात करते हैं, इन्हें करना नहीं है, सिर्फ पोलराइजेशन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे शक्ति सिंह जी गोयल। कहा जाता है कि ये अहमद पटेल के काफ़ी करीबी थे और इनके वक्तव्य की चारों ओर चर्चा है, खास करके गुजरात में। और कांग्रेस में अगर देखा जाए तो शायद नंबर 1 वक्ता शक्ति सिंह जी गोयल हैं, क्योंकि वो मुद्दे पर बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। इसीलिए शायद हाईकमान ने भी उन पर भरोसा जताया है कि भी इस बार गुजरात में लोकसभा के चुनाव में कोई करिश्मा हो सकता है। दिव्य भारत न्यूज़, गिरीश जोशी, अहमदाबाद।